जय हिंद एवरीवन। सो वी आर इन अ नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और मार्किंग स्कीम सेम है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर गेट 1 मार्क, फॉर इनकरेक्ट आंसर 0। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग दिस, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यू इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माउंट सिलो। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि ये जो माउंट सिलो है, इट इज द पार्ट ऑफ एल्पाइन हिमालयन फोल्ड सिस्टम। किसका पार्ट है वो बताया है। हाईएस्ट पीक जो है ये है टर्की की, ये भी हो सकता है, एंड ये टर्की और इराक के बॉर्डर पर लोकेट करता है। सो तीन स्टेटमेंट्स हैं, सोचिए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। वैसे बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, ग्लेशियर जो है माउंट सिलो के ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर आइस कवर जो है वो यहां पर लूज कर चुके हैं। अगर हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पे देखें तो इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ लेक वैन एंड साउथ ईस्ट एंड ऑफ टॉरस माउंटेन रेंज, जो कि आपको एनाटोलिया रीजन ऑफ टर्की में आपको देखने को मिलेगा। सो इज इट द पार्ट ऑफ एल्पाइन हिमालयन फोल्ड सिस्टम? पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ग्लेशियर बेस्ड माउंटेन है जो आपको इराक और साथ ही साथ टर्की के बॉर्डर पे मिल जाता है। तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि टर्की में लोकेट तो करता है बट दिस इज नॉट द हाईएस्ट पीक, क्योंकि माउंट अरारत जो यहां पर है टर्की के अंदर, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ टर्की। सो दिस इज नॉट द हाईएस्ट पीक, बट हाँ न्यूज में ये जरूर था, क्योंकि ग्लेशियर जो इसका आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन है, वो पिछले 40 सालों के अंदर कुछ 50% के आसपास ये लूज कर चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि आप इस लोकेशन को अब मैप के ऊपर अपने एटलस के अंदर जरूर देखिएगा, चेक करिएगा। इसको वीडियो के बाद, मतलब इस क्वेश्चन के बाद भी दिखाया जा सकता था, बट देन आप एटलस ओपन नहीं करके देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वहां पर इसे लोकेट करें और आसपास की लोकेशन को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो चीजें एक साल में पूरी न्यूज में रहती हैं उसके ऊपर मैप बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि बारबाडोस को लेकर है। तो यहां पे बारबाडोस थ्रेड स्नेक एक यूनिक जो स्पीसीज है, इसको लेकर कुछ रीजंस दिए हैं और पूछा है कि ये क्यों यूनिक है। ये अपने आप में अकेली वेनेमिनस थ्रेड स्नेक है, मतलब जो जहरी प्रजाति होती है उसमें इसे काउंट किया जाता है, तभी लिखा हुआ है वेनेमस। इट लेज मल्टीपल एग्स इन अ ईयर, मल्टीपल एक्स दे सकते हैं, इसलिए यूनिक है। इट इज अ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक, साइज की वजह से यूनिक है। इट इज फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, लोकेशन की वजह से ये न्यूज में है अफ्रीका की, ये इसकी यूनिकनेस है। सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली ये जो स्पीसीज है बारबाडोस थ्रेड स्नेक, इसे रीडिस्कवर किया गया, क्योंकि ऐसा मान लिया गया था कि ये वैनिश हो चुकी है, ये गुम हो चुकी है, ऐसी प्रजाति है जो कि खत्म हो चुकी है। लेकिन दोबारा से काफी सारे सालों के बाद, काफी सारे डेकेड्स के बाद रादर इसे दोबारा से ढूंढा गया है। एक काफी टाइनी स्नेक ये कहा गया है और लेप्टोटाइलोपिडे फैमिली को ये बिलोंग करता है। ये स्नेक पूरी तरीके से ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड स्नेक है, ठीक है। और आपको जो ग्राउंड्स हैं उसके नीचे, मिट्टी के नीचे जो है ये काफी जगह पर मिल जाता है। वहां पर मिट्टी के नीचे जो चींटियां होती है, एंट्स, उसको ये खाता है और वैसे सरवाइव करता है और एक टाइम में एक ही एग को ले कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी यूनिकनेस क्या है? वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पीसीज, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। लेंथ की बात करें तो कुछ 10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, ठीक है। रात के टाइम में ज्यादा एक्टिव रहता है और मैंने बताया भी से कि जैसे साइज कितना है और चींटियों के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निर्भर करता है। एट द सेम टाइम ये जहरीला नहीं होता है, सो वेनेमस नहीं है, एक टाइम में एक ही एग दे सकता है, राइट। और बारबाडोस रीजन जो है वहां पर ही आपको नॉकटर्नल स्पीसीज देखने को मिलता है, ईस्टर्न बारबाडोस रीजन के अंदर, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? इट इज वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट नोन स्नेक, 10 सेंटीमीटर की जो साइज है वो रहता है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्किल इंपैक्ट बॉन्ड SIB इज और आर करेक्ट? तो तीन स्टेटमेंट है इस बॉन्ड को लेकर। ये इंडिया का पहला आउटकम बेस्ड बॉन्ड है स्किल डेवलपमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर जो है उनको रीपे किया जाता है ओनली जब टारगेट्स मीट किए जाते हैं, और ये सर्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान देता है ओवर द प्लेसमेंट्स। सोचिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने जो स्किल इंपैक्ट बॉन्ड है इसे लॉन्च किया है, ताकि सोशल इंपैक्ट के अंदर मेजरेबल आउटकम्स अचीव किए जा सके। एक इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल्स है जिसमें इंप्रूव किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के आउटकम्स को,
ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे कॉमन सेंस से भी देखें ना, तो ये तो बात हमें पक्का समझ में आती है कि तीसरी स्टेटमेंट तो नहीं ही होनी चाहिए आंसर के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कुछ ऐसा लॉन्च नहीं करेगी जिसमें फोकस सर्टिफिकेट के ऊपर होगा लेकिन नौकरी देने में नहीं होगा। फोकस विल बी ऑन प्लेसमेंट रादर देन सर्टिफिकेशन, रादर दोनों के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और प्लेसमेंट नहीं दी जा रही है। ठीक है, एक इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स को इंक्रीज किया जाएगा, स्किलिंग करी जाएगी यहां पर लोगों की, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहने वाला है। सो फर्स्ट स्किलिंग इज प्रोवाइडेड टू द यंग पीपल, और फिर उनको जॉब्स दी जाती है। तो एक बार स्किल दे दिया, उसके बाद फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उनके लिए क्रिएट की जाती हैं। वैसे इसे 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन ये दोबारा से न्यूज में था। कंट्री का पहला डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड है जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देता है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू इसे बैक किया गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, उसके थ्रू इसे बैक किया गया है। और इसके अंदर कहा गया कि हम क्या करेंगे, 50,000 यंग इंडियंस को आने वाले 4 सालों के अंदर जो नौकरी है वो यहां पर दी जाएंगी, जिसमें 60% बेनिफिशियरीज जो हैं वो विमेन होने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए और एक्सपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए इसे लेकर आया गया है। इंडिया का पहला आउटकम बेस्ड बॉन्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स जो है उनको तभी पे किया जाएगा जब यहां पर वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, मतलब आउटकम जो है वो यहां पर जनरेट करते हैं। ठीक है, देयर आर रिस्क इन्वेस्टर्स जो यूजुअली प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, जो फंडिंग देते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को एंड डिलीवर करते हैं स्किल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर जॉब प्लेसमेंट। नाउ यहां पर इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्रिब ब्लड ग्रुप इज नेम्ड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक क्रिब ब्लड ग्रुप जो है किसके ऊपर रखा गया है, तो यहां पर एक तरीके से उसको एक्सटेंड करके बताया जा रहा है। सो इज इट क्लिनिकल रेयर इंडियन ब्लड, क्रॉमर इंडियन बेंगलोर, क्रिटिकल इंडिया ब्लड टाइप, कंबाइंड आरपीसी इम्यूनो बायोलॉजी। सो क्या इसका आंसर हो सकता है? एक नया ब्लड ग्रुप जो है क्रिब CRIB प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड था, पूरी दुनिया में कहीं पर भी इसके बारे में नहीं पता चला था, लेकिन अभी इसके बारे में पता चला है, और इसे साउथ इंडियन विमेन जो कि कर्नाटका से आते हैं, कोलर डिस्ट्रिक्ट से, उनके अंदर ये ब्लड ग्रुप मिला है। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं CR क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इट्स द पार्ट ऑफ CR, शॉर्ट में कहते हैं CR वैसे, और एक्सपेंड करते हैं तो कहते हैं क्रोमर ब्लड ग्रुप। सो ये उसका पार्ट है। सो इट इज द पार्ट ऑफ क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम, और रिकॉग्नाइज इसका जो किया जाता है, इसका ओरिजिन जो है उससे CR और IB से ही किया जाता है। तो CR का मतलब क्या है यहाँ पे, क्रोमर, और IB का क्या मतलब है, इंडिया बेंगलोर। I का क्या मतलब है, इंडिया, B का मतलब बेंगलोर, CR का क्या मतलब है, क्रोमर। नाउ इसके बारे में कुछ और चीजें अगर हम जानें, सो ये जो हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करी गई है, ये 35th रीजनल कांग्रेस के अंदर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर करी गई। एक नया ब्लड ग्रुप जो है वो मिला है, जिसे प्रीवियसली पूरी दुनिया में कहीं पर भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। तो अपने आप में काफी यूनिक चीज है। क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसमें 12 हाई प्रेवलेंस और 3 लो प्रेवलेंस एंटीजेंस जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। काफी रेयर ब्लड टाइप है, और ये जो ब्लड टाइप है ये 0.1% ऐसे बताया जा रहा है अभी पॉपुलेशन में आपको देखने को मिले जो रेयर ब्लड टाइप है। रेयर ब्लड टाइप इज व्हेन अ पर्सन ब्लड टाइप इज 0.1% और लेस देन दैट, और उसमें से ही एक रेयर या कहा जाए रेयरेस्ट टू द रेयर ब्लड टाइप ये भी है। ठीक है, सो इफ अ रेयर टाइप पेशेंट डेवलप्स एन एंटीबॉडी, दे कैन ओनली रिसीव ब्लड फ्रॉम अनदर रेयर टाइप डोनर ओनली, और उसमें से भी एक रेयरेस्ट ब्लड टाइप जो है वो क्रिब यहां पर न्यूज में थी। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्रोमर। IB का क्या मतलब है, इंडिया बेंगलुरु या बेंगलोर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जो कि दोजिलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर है। पूछा गया इट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, किस मॉडल के हिसाब से इसे बनाया गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में था। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है यहां पर स्टार्ट किया गया भूटान के दोजिलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर। टाटा पावर का स्टेक जो है इसके अंदर वो भी देखने को मिला है, तो भारत की तरफ से भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक 1125 मेगावाट का काफी बड़ा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि ईस्टर्न मोंगा डिस्ट्रिक्ट भूटान के अंदर लोकेट करता है। ठीक है, कोई रीचू रिवर है वहां पर, क्योंकि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है वो रिवर्स के ऊपर है। रन ऑफ द रिवर है कि रीचू रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है ये ड्रांगा मैचू की, जो कि इंडिया में ही फ्लो करके आती है। ठीक है, और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है वो हाइट पे बनाए जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 140 मीटर की हाइट पर इसे बनाया गया है। तो कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम चैनल को इसमें यूज किया गया है। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज करके इसे बनाया गया है। इसे वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, और इसके अंदर भूटान ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, उसने जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं DGPC, ठीक है, भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, और हमारी तरफ से टाटा पावर,
ये मिलकर बना रहे हैं। तो ये पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनाया जा रहा है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 2032 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसमें से किसको बेस पीरियड कंसीडर करता है? क्या जनवरी 2021, अप्रैल 19, 18, दिसंबर 2020? अब ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर वैसे तो फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही है, लेकिन डेट्स पूछने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट ईयर जब इन्होंने पूछा खो खो को लेकर अलग अलग स्कोर्स पूछे, हम तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्पोर्ट्स के ऊपर इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यू नेवर नो। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो सकता है पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, लेकिन हाँ जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो आपको यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसे कहा गया आरबीआई का डीपीआई, ठीक है। ये जो है सर्च हुआ, मतलब इसमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिला। एट द मोमेंट इट इज एट 493। 2025 मार्च के महीने की बात करें, पिछले साल सितंबर के महीने में इट वाज 465। तो इंडेक्स तो यही होता है, जैसे आप देखें कि स्टॉक मार्केट में भी इंडेक्स होते हैं तो वो ऊपर नीचे उनके नंबर चलते रहते हैं, तो उसी तरीके से इस इंडेक्स में भी नंबर जो है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। इससे क्या पता चलता है कि ऑफकोर्स जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उसको ज्यादा यूज किया जा रहा है। आरबीआई ने इस इंडेक्स को बनाया है ताकि डिजिटाइजेशन को मेजर किया जा सके। जनवरी 2021 में इसे बनाया गया था। मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर ये काम करता है। अपने आप में अकेला ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि डिजिटल पेमेंट्स देश के अंदर इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, और अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कितनी हो रही है, ठीक है। डीपीआई इंडेक्स जो है इसके अंदर 5 ब्रॉड पैरामीटर्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके ही जो फाइनल कंप्यूटेशन होती है, ठीक है, फाइनल जो आपकी कैलकुलेशन है वो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ही निकाली जाती है, ठीक है। और पैरामीटर्स के अंदर जो 5 चीजें हैं या फिर 5 पैरामीटर्स जो है उसमें क्या है, एक है पेमेंट अनेबलर्स, ठीक है। 25% वेट जो है पेमेंट अनेबलर्स को दिया जाता है, जिसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स करी जाती है। फिर आता है डिमांड साइड या फिर सप्लाई साइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 10% वेटेज दी जाती है। थर्ड आता है पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। 45% वेटेज सबसे ज्यादा इसकी है। कई बार तो ये नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन नामों को आप एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाओ। तो सबसे ज्यादा वेट किसका है, परफॉर्मेंस पेमेंट का, पेमेंट परफॉर्मेंस का 45%, डिमांड साइड या सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर 10%, पेमेंट एनेबलर्स 25%। फिर आता है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कंज्यूमर्स को भी यहां पर ज्यादा नहीं 5% के आसपास जो वेटेज है वो दिया हुआ है। तो ये हमारे पास 4 जो आपके पैरामीटर्स है वो हो गए, और जो इसके अंदर लास्ट है वो है, सॉरी आपके 5 ही हो गए, 1 2 3, एक ये सेपरेट है दोनों, 10% इसका 10% इसका, ठीक है। सो 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है। देयर आर 5 पैरामीटर्स हियर, एंड इसके अंदर भी सब पैरामीटर्स है, लेकिन उतना डीप में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। हेंस ये 5 पैरामीटर्स आप याद रख लेंगे तो वो काफी है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, जनवरी 2021 जो क्वेश्चन यहां पर फैक्चुअल बनाया गया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट कॉजेस सुनामी वेव्स टू इंक्रीज इन हाइट नियर कोस्ट लाइन? तो यहां पे सुनामी की जो न्यूज है वो आपने कल पढ़ी ही होगी, तो उसको लेकर न्यूज़पेपर के अंदर काफी सारी चीजें आज मेंशन करी गई थी, तो यहां पे क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया गया है। सो इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर, ओशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। शेलो ओशन डेप्थ नियर शोर, ये देखने को मिलता है। मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसमें बदलाव आता है। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स आपको देखने को मिलती है। सो अ पावरफुल 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है वो रशिया के कमचातका पेनिनसुलर रीजन के अंदर देखने को मिला, जिसकी वजह से सुनामी भी वहां पर आती है, और इसकी वजह से वार्निंग्स जो थी वो नॉर्दर्न पैसिफिक के अंदर, अलास्का के अंदर, हवाई के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर हमें देखने को मिलती है। सुनामी एक तरीके की सीरीज ऑफ वेव्स है जो कि लार्ज और सडन रहती हैं और ओशन के अंदर वाटर को भी डिस्प्लेस करती है। सुनामीज जो है काफी डेवास्टेटिंग हो सकती हैं। वी हैव सीन द सेम इन ओडिशा रीजन, जिसकी वजह से काफी डेवास्टेशन वहां पर भी हुआ था। और जो वर्ड सुनामी है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, सू जिसका मतलब है हार्बर, नामी या नैमी विच मीन्स वेव्स, ठीक है। सो हार्बर वेव्स, लार्ज अर्थक्वेक्स जो ओशन फ्लोर के नीचे होते हैं वो मोस्ट कॉमन कॉज बताए जाते हैं इसके पीछे, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें कि व्हाट कॉजेस सुनामी, तो यहां पे शैलो ओशन डेप्थ नियर शोर, तो 8.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया रशिया के रीजन वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुनामी अप्रोच करती है शैलो वाटर्स को और वहां पर वेव एनर्जी कंप्रेस करती है वर्टिकली, जिसकी वजह से जो हाइट है
वो इंक्रीज होती चली जाती। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द मूसी रिवर डिवाइड्स विच इंडियन सिटी हिस्टोरिकली। सो यहां पर चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसे हाइड्रा कहा जाता है, इट हैज क्रैक्ड इट्स विप अगेंस्ट द इलीगल एनक्रोचमेंट। मूसी रिवर जो है, इसके आसपास काफी ज्यादा इलीगल एनक्रोचमेंट देखने को मिला, जिससे ऑफकोर्स आगे जाके जानमाल की नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। उसी चीज को ही प्रिवेंट करने के लिए यहां पर इस तरीके का एक्शन लिया गया। वैसे करेक्ट आंसर तो यहां पे दे चुका हूं मैं, हैदराबाद। तो हाइड्रा जो है उन्होंने एक्ट किया है इलीगल एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट में, लेकिन हाँ, लोकेशन जाना भी काफी जरूरी है। मूसी रिवर जो है, इसे मुचुकुंडा या मुसुनूरू रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, मुसुनूरू रिवर भी कहा जाता है। मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की डेक्कन प्लेटू के अंदर, जो फ्लो करती है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज फाउंड इन डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो स्नो लेपर्ड, नेक्स्ट इज चोसिंगा, हंगुल, एशियाटिक लायन। रीजन न्यूज में होने का मैं बताता हूं आपको, आप इतना कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करिएगा। सो ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि वो टाइगर्स को इंट्रोड्यूस करेंगी इन द डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। एक सीनियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने ऐसा कहा है। लोकेशन की बात करें तो बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है, लोकेट करता है हीराकुंड डैम के पास, महानदी रिवर के पास। ठीक है, और यहां पर अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं तो ये चोसिंगा के लिए काफी फेमस है, और अब यहां पर टाइगर जो है उनको भी इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। ठीक है, इतना याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे यहाँ पे इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड नहीं, इंडियन लेपर्ड भी आपको मिल जाएंगे। स्लॉथ बियर जो है चोसिंगा, जो 4 हॉर्न्ड एंटीलोप जिसको कहा जाता है, सांबर डियर्स, गुरूस, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है, सब स्पीसीज मिल जाती है। वाइल्ड बोर्स भी मिल जाते हैं। एशियाटिक लाइन यहाँ पे नहीं है और हंगुल भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, आपको चोसिंगा मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम में हो सकता है टाइगर्स भी आपको यहां पर देखने को मिले। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अंडर द कैस्केड सिस्टम हाउ लॉन्ग इज द मल्टी एंट्री शेंजन वीजा ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजंस विद 2 वैलिड शेंजन वीजा इज द लास्ट 3 years? तो लास्ट 3 सालों में जिन लोगों के पास 2 वैलिड शेंजन वीजा हैं, उनको मल्टीपल एंट्री के लिए जो अभी शेंजन वीजा ग्रांट किया गया है, वो कितने टाइम के लिए बेसिकली किया गया है? इंडियन ट्रैवलर्स विद अ क्लीन वीजा हिस्ट्री, उनको एक्सेस मिलेगा फास्ट ट्रैक लॉन्ग टर्म शेंजन वीजा का एक नए कास्केट सिस्टम के अंडर, जो कि यूरोपियन कमीशन ने रोल आउट किया है। ठीक है, शेंजन वीजा जो है ये एक एंट्री परमिट है। दिस इज एन एंट्री परमिट जो अलाउ करता है नॉन ईयू नेशनल्स को, मतलब जिसमें इंडियंस भी हैं, ताकि वो टेम्परेली विजिट कर सके या ट्रांजिट कर सके थ्रू द शेंजन एरिया, जहां पर 29 यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, तो शेंजन एरिया कौन सा, जहां पर 29 यूरोपियन कंट्रीज है, उसको कंप्राइज करता है। इस एरिया के अंदर कोई भी इंटरनल बॉर्डर्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो है वो हो जाती है। और अगर इंडियंस को ये चाहिए तो इसमें वही बताया गया कि अगर एंट्री परमिट तभी दिया जाएगा जब यहां पर हिस्ट्री जो है वीजा की वो क्लीन है। ये 90 डेज के लिए वैलिड रहता है, और विद इन 180 डेज, बेसिकली अप टू 90 डेज के लिए, और विद इन 180 डेज पीरियड में आपको यहां पर जो दिए जाते हैं यहां पर एंट्री करने के लिए, एंड यू कैन एंटर एंड लीव द एरिया मल्टीपल टाइम। तो यहां पर 90 डेज जो आपके पास है वो आप वहां पर 90 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए ये दिस इज डे नंबर 1 एंड 180 डेज एंड टोटल, तो इन 180 दिनों के अंदर आप 90 डेज यहां पर रह सकते हैं। आप काफी बार जा सकते हैं, वहां से वापस आ सकते हैं, ये सब चीजें आपके हाथ में, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन हाँ, 180 दिन का जो आपको वहां पर रुकने का पीरियड दिया गया है, उसमें से आप सिर्फ 90 डेज ही वहां पर रुक सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो आपको ड्यूरेशन दी गई है, जो आपकी वैलिडिटी है, वो 180 दिन के लिए, लेकिन आप उन 180 दिन में 90 डेज ही वहां पर रह सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर हमने अपने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है फ्री कोर्स का, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।